हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनानी तो कल थी मुझे, पर मैं लेट हो गया। आप लोगों ने जो भी मतलब तारीफ़ की है उसके लिए शुक्रिया। कई लोगों ने जो अर्बनाइजेशन और स्लम्स के बारे में बात की, एक्चुअली वो टॉपिक ही नहीं था, उसकी बात करेंगे हम लोग कभी। एक टिप्पणी है जिसका जवाब मैं समझता हूँ कि मुझे ज़रूर देना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ हैं एक भाई, वो लिखते हैं, इफ़ देयर हैड बीन फोर्स कन्वर्शंस अर्लियर ब्रैकेट में लिखा है बाई क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, डज दैट मीन दैट पीपल ऑफ टुडे, अगेन क्रिश्चियन और मुस्लिम ब्रैकेट में, हैव लॉस्ट टू राइट टू स्पीक अगेंस्ट फोर्स कन्वर्शंस। अब कल कोई माँ, यूसुफ भाई, लिखनी थी गाली तो लिख देते। मैं आपका क्या बिगाड़ लेता बताओ। पर असलियत ये है कि मैं जो बात कर रहा था, मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा था। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, शायद मुझे नहीं पता, अगर आप कंपैरेटिव रिलीजन के स्टूडेंट नहीं हैं तो हो सकता है कि इस्लाम की जानकारी जाकिर नाइक जैसी तो नहीं होगी, लेकिन आपसे बेहतर ज़रूर होगी। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज भी एक मतलब कुछ महीने हर साल एक जो सबसे नीचे की इकोनॉमिक कैटेगरी होती है एसटीज में, हंटर गैदरर्स, आखेटक खाद्य संग्राहक, उन लोगों के बीच रहता हूँ, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। सारे रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो मेजर ट्राइब्स को ही इफ़ेक्ट किया है। मैं तो उनमें भी देख रहा हूँ 50% लोग कन्वर्ट्स हैं। और दूसरी बात क्या है कि मैंने जो कुछ भी कहा, जो मैंने आज ही की बात की कि मैं जब मैंने चर्च के लोगों से पूछा, ये मैं 2017 की 16 की बात कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। और मैंने ऐसी कोई टिप्पणी की भी नहीं कि किसी को नाराज़ होना चाहिए, लेकिन लोग नाराज़ होते हैं। आप भी अपवाद नहीं हैं। जैसे पहली बार मैं रिसर्च करने गया था ट्राइबल एरियाज़ में, 77 की बात है, कितने साल हो गए, 43 साल। तो मैं पहले ही एक मित्र से मिलने पहुंचा उसके घर, तो उन्होंने कहा बैठिए। मैं कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। वो उतने में ही नाराज़ हो गया, ये पता नहीं समझता क्या अपने आप को। तो नाराज़ होने का आपका हक है, लेकिन एक चीज़ जो है, आजकल सारा हिंदुस्तान ही नाराज़ बैठा है एक दूसरे से। शायद दुष्यंत की लाइन है कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, कुछ ऐसी बात है। ये लफड़े वाले वीडियो तो दुनिया भर में आ ही रहे हैं, आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा जो है कि जो बातें लोग जिनको करनी चाहिए, मैंने उस दिन भी कहा कि बात प्रशांत की होनी चाहिए, सुशांत की होती है, ठीक है। बात रोज़गार की होनी चाहिए, बात हेल्थ की होनी चाहिए, बात एजुकेशन की होनी चाहिए। अब बात हो रही है कंगना की, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप इशारा समझ गए होंगे। वैसे मैं धर्मांतरण के बारे में 4-5 घंटे तो लगातार बोल ही सकता हूँ, इतनी थोड़ी बहुत समझ है मेरे में। खैर, छोड़ा जाए। हाँ, मेरा जो बनाने का मुद्दा था वीडियो, एक तो मैं बनाना चाह रहा था लेकिन बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि 2 अखबारों ने सिर्फ एक समाचार दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 4 धाम यात्रा में जो सरकार कह रही थी ऑल वेदर रोड्स जो है उनको डबल कर देगी, उन्हें रोक दिया। सरकार ने योजना बनाई थी 2018 में, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी हरी झंडी दे दी बिना किसी समीक्षा के। जो भी गाइडलाइंस बनी 2018 में, फिर उसका पालन भी नहीं किया गया। अब समस्या ये है कि जियोलॉजी या ज्योग्राफी जानने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आम आदमी बता सकता है कि वो सारी चट्टानें कच्ची हैं। शेल
कच्ची मिट्टी की बनी हुई हैं, जहाँ लैंडस्लाइड होने ही हैं। आप उन चट्टानों को मेटामॉर्फिक बनाइए, फिर जो मर्जी कीजिए। जितने भी लोग जाते हैं वहाँ पर इस मौसम में, देखते हैं कितने लैंडस्लाइड होते हैं। मैं खुद बहुत बार फंसा हूँ लैंडस्लाइड्स में। वैसे भी जो ट्रेडिशनल जो लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनका मानना यह है कि ये कोई टूरिज्म नहीं है। आप आज बद्रीनाथ जाते हैं, ठीक बद्रीनाथ धाम के सामने जो है आपकी बस उधर से रुकती है। कई लॉज बनी हुई हैं सुंदर सुंदर। मेरे से पहली पीढ़ी के लोग जब जाते थे चार धाम यात्रा में, तो घर वाले रो के विदा करते थे कि पता नहीं क्या होगा रास्ते में, बाबा लौटेगा कि नहीं लौटेगा। टूरिज्म बन गया है ये धर्म नहीं है। ये मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं गया था गोमुख 1978 में। वो हम आते वक्त जाते वक्त कुल मिलाकर के स्थानीय लोगों को छोड़ दो तो कुल 8 लोग मिले थे। मतलब साल उस पूरा सीज़न में जो है 100 से ज़्यादा लोग वहाँ गए नहीं थे। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं उस रूट पर एक गांव है हरसिल, बगोरी एक आदिवासियों का गांव है। मैं वहाँ था 3 महीने और उसके बाद बाढ़ आ गई थी, तो तब तो जाने का मतलब ही नहीं था। तो जो भी आएगा वो वहाँ पर आकर के या तो रहेगा या वहाँ देखने ज़रूर आएगा। तो पूरे सीज़न में 100 से ज़्यादा लोग नहीं गए थे। और अब हालत ये हो गई कि 3-4 साल पहले उत्तराखंड सरकार ने एक लिमिट लगा दी है, शायद कि साल में 3 लाख से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। तो पर्यटन स्थल हो गया ना भाई। मुझे नहीं लगता कि इससे धर्म को कोई लाभ होता है। पर लोगों के जो इमोशंस जो भड़काना, जो लोकतंत्र का एक उसकी परंपरा बन गई है, उसका यही एक हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन मुझे जिस मुद्दे पे बात करनी है वो आप कह लीजिए कि मेरा मुद्दा है या मेरी पीढ़ी के लोगों का मुद्दा है, वृद्धावस्था की बात। क्यों करने जा रहा हूँ मैं? क्योंकि 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ये सुझाव दिया है कि 2020 से 2030 में को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग डिक्लेयर किया जाए। डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। पहली बात तो यह है कि बुढ़ापा होता क्या है। 8वीं में था शायद, रामवृक्ष बेनीपुरी का एक निबंध पढ़ा था बूढ़ा गुप्ता, मुझे आज भी याद है। निराला ने लिखा इस उम्र के बारे में, अधपके हैं बाल मेरे, निष्प्रभ हैं गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही, हट रहा मेला, मैं अकेला, आ गई मेरे जीवन की संध्या वेला। हमारे यहाँ जो परंपरा से देखा जाए तो सम्मान रहा है वृद्धों का। हालांकि जब मैंने शुरुआत की थी पहली वीडियो की, मैंने बताया था कि रेलवे का नोटिफिकेशन आया है कि 50 साल तक के लोग जो हैं, जो 30 साल सर्विस कर चुके हैं, उनकी सूची भेजी है। जाहिर है उनको बाहर करेंगे। मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि 50 साल के सभी लोगों को रिटायर किया जाए, जिसमें पॉलिटिशियंस भी आने चाहिए। अगर कानून बनाने वाले कानून की जद में नहीं आते और समाज जो है वो भी मूक दर्शक बना रहता है, तो वही कुछ होना है जो कुछ हो रहा है। तो परंपरा में थी। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट था सठिया गया करके। क्यों? रिटायरमेंट एज थी 58, आप घर बैठ जाते थे। जब आप ऑफिस में होते थे तो आपको 100, 150, 200 लोगों के नाम याद होते थे, फाइलों का जो टाइटल है वो याद होता था। घर बैठेंगे, उन चीज़ों को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। लोगों के नाम भी भूलने लगेंगे, इंटरेक्शन नहीं होगा। फिर लोग कहते थे 60 आ गया है 60 की उम्र पार करने पे।
तब जो है एवरेज लाइफ स्पैन मेरा ख्याल 56 या 57 या 55 हुआ करता था जब आप 58 में रिटायर होते थे। अब तो अपने यहाँ लाइफ स्पैन 70 पहुँच रहा है, एवरेज लाइफ स्पैन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कई जगह पर एज एट रिटायरमेंट 58 से 60 की गई, कहीं 62 की गई और कहीं कहीं 65 भी है। जब एवरेज लाइफ स्पैन 70 है और आप 50 की उम्र में लोगों को रिटायर करने जा रहे हैं, तो आप ये मान करके चल रहे हैं कि वो अक्षम हो गया। यूएन ने जो नए बनाए हैं स्तर आयु वर्गों के, 65 की उम्र तक जो है व्यस्क कहा है उन्होंने, 75 की उम्र तक मिडिल एज कहा है, और उसके बाद 75 के बाद वृद्धावस्था शुरू होती है। तो अगर आप जिंदा रहेंगे, क्या प्रभाव होते हैं बुढ़ापे के? बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते हैं, और एक जो कॉमन बात कही जाती है कि बुजुर्गों को नींद नहीं आती। एक चीज़ बताऊं, नींद ना आना पूरे समाज के लिए ज़रूरी था ह्यूमन एवोल्यूशन में। जब समाज हंटर गैदरर था, एक स्टडी है 2016 की, एक ट्राइब है हाजदा, अफ्रीका का, मैं क्या तंजानिया का है शायद, 2016 में स्टडी की गई। 33 हाजदा लोगों का अध्ययन किया गया, उनके स्लीप आवर्स का मॉनिटर किया गया, उनकी स्लीप को एक घड़ी जैसी चीज़ बांध करके मॉनिटर। क्या निष्कर्ष निकला कि वो जो 33 लोगों की जो 220 घंटे की नींद थी जो रिकॉर्ड की उन्हें, उसमें मात्र 18 मिनट ऐसे थे जिसमें सभी कोई सो रहे थे, नहीं तो कभी कोई जाग रहा था, कभी कोई जाग रहा था। यानी 220 घंटे में 18 मिनट का मतलब हर समय करीब करीब कोई ना कोई जाग रहा था। बुजुर्ग लोग जल्दी सोते थे, जल्दी जाग जाते थे, और क्योंकि जो है जंगल में रहते थे, शिकारी जानवरों की चिंता होती थी, तो बुजुर्ग जल्दी जागते थे ताकि बाकी परिवार जो है वो आराम की नींद सो सके लंबे समय तक। ये थे बुजुर्ग, और आज भी बुजुर्ग वही हैं। एक स्टडी किया था, एक अमेरिकन चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं, 2017 में स्टडी किया उन्होंने कि इस वक्त जो लॉन्जिविटी है करीब 110 साल की है या 115 साल की है, और आदमी 120 साल तक भी ज़िंदा रह सकता है, हालांकि संभावना 10,000 में से एक की है। बहुत आलोचना हुई थी उनकी, कैसे हो सकता है, ये सैंपल बहुत कम है, ये मेथड्स जो हैं बहुत सटीक नहीं हैं, और जिस तरह से हेल्थ और एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए जो किया जा रहा है, तो लॉन्जिविटी तो बढ़ेगी बाद में। तो आज साइंटिस्ट ये मानते हैं कि 2070 तक 125 साल जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर आप रिटायरमेंट की एज घटाते हैं, सरकार की मजबूरी इसलिए है क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही युवाओं को। सरकार शायद अनुभवी लोगों के अनुभव की कदर भी नहीं कर रही है एक तरह से। एक चीज़ बताऊं, अगर आपने घर में देखा हो, आप किसी समस्या में होते हैं, तो बुज़ुर्ग लोग जो हैं कितने कम समय में कितनी सटीक सलाह आपको दे जाते हैं। अनुभव होता है ये। हो क्या रहा है, कोविड-19 ने हमें जतला दिया कि बुजुर्गों का क्या हाल होने वाला है। इटली का केस आपको याद है, जगह नहीं थी, 2 लोग थे, एक युवा था एक बुजुर्ग था। डॉक्टरों ने कहा युवा को बचाइए, बुजुर्ग तो अपनी ज़िंदगी जी चुका। अगर ऐसा ही रहेगा तो प्रकृति को क्या पड़ी है। और वैसे भी ये जो हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो लॉन्जिविटी बढ़ रही है,
एक आंकड़ा कहता है कि इस वक्त करीब 1 अरब लोग हैं 60 साल की उम्र से ऊपर, और उनमें से ज़्यादातर लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं, जहाँ सुविधा भी नहीं है और सुविधाएं देने की कोशिश भी नहीं है। तो क्या होगा? 2050 तक वृद्धों की संख्या भारत में 32.4 करोड़ हो जाएगी। हमारी समस्या ये है कि जब हमारे सिर पे आती है तभी हम सोचना शुरू करते हैं, पहले हम कुछ नहीं करते। जितने भी कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं उनमें वृद्धों की तो गिनती ही कहीं नहीं आती। एक्चुअली बच्चों को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। उनके लिए स्कूल बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं, खेल का सामान बनाया जाता है। बुजुर्गों को कहा जाता है डेमोग्राफिक कर्ज, बोझ है समाज पर। लेकिन सही मायने में आप देखिए, मैंने आपको कहा बुजुर्ग बहुत बड़ी एसेट होते हैं। आप जापान में देख सकते हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी जो एज बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी लॉन्जिविटी जो बढ़ रही है वो दवाओं से बढ़ रही है। एक एवरेज हाउस होल्ड में एक ओल्ड एज का जो पर्सन है 10 से 20 हज़ार मंथली मेडिसिन पे खर्च होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है हेल्दी एजिंग। ओल्ड एज होम्स कोई चारा नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, सोचिए अगर समाज में शिक्षक ना हो तो समाज का क्या होगा। और आपके जो बुजुर्ग हैं वो आपके बहुत बड़े शिक्षक हैं, और जिस तरह से वो समझाते हैं अनुभवों के आधार पर। घर में फ्री सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, हर तरह की फ्री एडवाइस आप भेज देते हैं ओल्ड एज होम में। आप बुजुर्गों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, उनकी तो जो गई सो गई, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ओल्ड एज सोल्यूशन नहीं है। समाज को अगर जीवित रहना है, ध्यान रखिए हमारा जो पारंपरिक समाज था, जो सोशलाइजेशन है, जो समाजीकरण है, चाचा दादा दादी या नाना नानी करते थे, सामाजिक मूल्य जो हैं स्थिर थे, प्रचार प्रसार था, रिश्तों के मतलब कि उसका महत्व था। पश्चिम आज भी हमारे संबंधों की, सामाजिक संबंधों की जो है तारीफ करता है। क्यों? आज क्या है, दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, बच्चा घर में है अकेला, डोमेस्टिक हेल्प के सहारे। डोमेस्टिक हेल्प अपने व्हाट्सएप में बिजी रहती है, बच्चे को खाना डाल करके और टीवी चला देती है, MTV FTV वगैरह, और बच्चा जो कुछ भी सीखता है MTV FTV सीखता है। तो क्या करेगा बड़ा होकर के? संबंधों का महत्व कहीं नहीं समझाया जा रहा। और एक चीज़ ध्यान में रखो, समाज की जितनी भी समस्याएं होती हैं उसका इलाज सरकार के पास नहीं होता। समस्या का समाधान समाज के भीतर से ही निकल सकता है। तो एक तो आप अपनी जो बुजुर्ग पीढ़ी है उनको प्रतिष्ठित कर सकते हैं घर के भीतर, ओल्ड एज होम में भेजने की जगह। उसके लिए आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी। ठीक है? एक बात ध्यान रखिए, ये मत समझिएगा कि मैं बूढ़ा हूँ। मैं एक बात अपने स्टूडेंट से कहा करता हूँ, मुझे थकने नहीं देते ये उम्मीदों के पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। शायर बशीर बद्र का शेर है। थैंक यू।